मस्तिष्क में हर वस्तु को देखकर नए विचार आते हैं। तो जिस तरह से उस नए पत्ते को पल्लव कहते हैं, मस्तिष्क में आने वाले नए विचारों को पल्लवन कहा जाता है। तो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रति क्षण किसी भी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट वाले विचार। यह हुआ शाब्दिक अर्थ। व्यापक अर्थ में विचार से जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाएंगे कि पल्लवन किसी भी विषय के, इसके लिए जो विषय होते हैं या तो किसी महात्मा पुरुष का कोई नारा हो सकता है, संस्कृत की कोई पंक्ति जिसे सुभाषित कहते हैं वो हो सकती है, किसी विषय पर संक्षिप्त रूप से लिखा गया कोई एक पैराग्राफ हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये एक उनका सूक्ति वाक्य है जिसका पल्लवन किया जा सकता है। संस्कृत में लिखा होता है अति परिचयाद अवज्ञा, अति या आवश्यकता से अधिक मिलनसारिता भी हमारी अवमानना का कारण हो सकती है। ये ऐसे सूक्तियाँ, ऐसे वाक्य, ऐसे उदाहरण हैं जिनका पल्लवन करने के लिए परीक्षा में दिया जाता है। पल्लवन करते हैं तो पल्लवन की प्रक्रिया में किसी एक विषय को कितना बड़ा किया जाए। क्या पल्लवन के लिए दिए गए विषय को हम 3000 पेज का लिख दें या 30 पेज का लिखें या 30 लाइनों का लिखें? क्या पल्लवन होगा? क्या पल्लवन की सीमा से बाहर होगा? ये पल्लवन की सीमाएं हैं। तो नियम यह कहता है कि किसी भी विषय का 3 गुना विस्तार पल्लवन कहलाता है। आप यदि 2 गुना रखेंगे तो व्याख्या होगी, 4 गुना कर देंगे निबंध हो जाएगा। पल्लवन केवल तब तक ही है जब तक कि उसे 3 गुना रखा जाए। इसका कोई गणितीय फार्मूला नहीं है कि 3.1 नहीं होना चाहिए, 3.1 तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्थात 3 गुना की जो सीमा है उसमें कुछ ज़्यादा या कुछ कम गलती नहीं कहलाएगा। अब इसका कितना प्रतिशत है? जैसे हम यदि 100 के 3 भाग करें तो कभी हमको पूरे भाग नहीं मिलते। 33.33333 अनंत काल तक रहेगा। इसलिए पल्लवन में भी पूरी तरह से नियम 3 का भाग नहीं देना है या 3 का गुणा नहीं करना है। जो 5% मानवीय भूल स्वीकार्य है। 100 में से यदि आपको 33 होना चाहिए तो आप 35, 36, 37 भी कर सकते हैं। 33 होना चाहिए तो 28, 29, 30 भी कर सकते हैं। शब्दों की संख्या के अनुसार 5% त्रुटि, 5% एरर, 5% ज़्यादा या कम दोनों पल्लवन में स्वीकार होते हैं। तो पल्लवन का सबसे पहला कि पल्लवन में जो विषय वस्तु आपको दी गई है उस विषय वस्तु का 3 गुना विस्तार हमें करना चाहिए। कितना हो पाता है ये आपके अभ्यास पर निर्भर होता है, क्योंकि पल्लवन एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, वो व्यवहारिक होती है। कब किस विषय का ये आपका अभ्यास और आपका ज्ञान निर्धारित करता है। इसलिए पल्लवन के लिए निरंतर अभ्यास और निरंतर पठन पाठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी एक शब्द को या एक से अधिक शब्दों को किन शब्दों से हमें प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि पल्लवन विस्तार करेंगे तो 3 गुना बनाएंगे तो हमको एक शब्द के कम से कम 3 अर्थ मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, यह पल्लवन के लिए आवश्यक है। तो पल्लवन का व्यापक अर्थ हुआ दी गई विषय वस्तु का उसके भाव के साथ ऐसा विस्तार करना कि मूल भाव में परिवर्तन ना हो, पल्लवन कहलाता है। तो ये हुए पल्लवन के अर्थ, पहला संक्षिप्त अर्थ या शाब्दिक अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। आइए अब पल्लवन की परिभाषा समझते हैं। किसी भी परिभाषा को तब दिया जा सकता है जब हमको उस अवधारणा के अंग पता हों।
जब तक अंग पता नहीं होंगे हम परिभाषा नहीं दे सकते। तो सबसे पहले परिभाषा देने के लिए हम पल्लवन के कुछ अंग जानते हैं। पल्लवन के अंगों में सबसे पहला कहलाता है वह केंद्रीय विचार जिसका पल्लवन करना है। करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, विद्या ददाति विनयम, ये कुछ पंक्तियाँ, नारे, सूक्तियाँ, ये सभी उसके विषय वस्तु हैं। इस विषय वस्तु को कुछ विद्वानों ने मूल पाठ कहा है, क्योंकि इसी मूल पाठ का पल्लवन करना है। कुछ विद्वानों ने इसे विषय वस्तु कहा है, क्योंकि यही वह विषय वस्तु है जिसका पल्लवन किया जाना है। कुछ विद्वानों ने इसे टेक्स्ट कहा है अंग्रेजी में, क्योंकि दिए गए टेक्स्ट का ही हमको पल्लवन करना है। तो पल्लवन के कुछ अर्थ हमको पता चले, पल्लवन के कुछ अंग हमको पता चले, जिनमें सबसे पहला है केंद्रीय विषय वस्तु या मूल पाठ। बोर्ड की तरफ अभी चल रही है रिकॉर्डिंग सर? अच्छा, तो पल्लवन के अंगों में सबसे पहला अंग हमारा हुआ विषय वस्तु या मूल पाठ। उसके बाद दूसरा अंग हुआ उसका आकार, कि मूल पाठ या मूल विषय वस्तु का 3 गुना पल्लवन किया जाता है। सर मैं पेन ड्राइव लगा के कर लूं क्या? तो ये पेन ड्राइव नहीं लगा, कर लें? तो पल्लवन का अर्थ, अगला आइए इस पल्लवन के अर्थ को समझने के उपरांत हम पल्लवन की परिभाषा देखते हैं। पल्लवन की सरलतम परिभाषा को बताते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी निर्धारित विषय या विषय वस्तु, जैसा भी आपको पल्लवन के अंग बताते समय कहा था कि किसी निर्धारित विषय, जैसे किसी महात्मा का सूत्र वाक्य, किसी उक्ति अर्थात किसी बात, और किसी विवेच्य बिंदु, विवेच्य बिंदु यानी जिसका भाव विस्तार किया जाना है, उस विवेच्य बिंदु को उदाहरणों के साथ या अपने तर्क के आधार पर या प्रमाणों के आधार पर अपनी बातों से पुष्ट करते हुए उसको एक ऐसी शैली में, जिसे प्रवाहमयी शैली कहते हैं, अर्थात जिसमें किसी तरह की रुकावट ना हो, जिसे समझने में या समझाने में कोई रुकावट ना हो, उस प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्ति की शैली में लिखते हुए मौलिक या सार गर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। ध्यान रहे, इसकी सीमा पहले बताई जा चुकी है कि यह विस्तार 3 गुना हो सकता है। 3 गुना से अधिक विस्तार उसे निबंध बना सकता है, इसलिए 3 गुना विस्तार ही पल्लवन में होना चाहिए। आइए पल्लवन की विशेषताओं को समझते हैं। अभी आपको बताया गया था कि पल्लवन की विशेषताएं ही इस बात का निर्धारण करती हैं कि आपका पल्लवन कितना रुचिकर होगा, पढ़ने वाले को कहीं बोझिल तो नहीं लगेगा, कितना आकर्षक होगा, इसका निर्धारण विशेषताओं के द्वारा होता है। हम पल्लवन की विशेषताएं देखते हैं। पहला, पल्लवन एक प्रक्रिया है। पल्लवन उत्पाद नहीं है, पल्लवन अंतिम नहीं है। कभी भी किसी भी विद्वान के द्वारा किए गए किसी विषय के पल्लवन को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह अंतिम है, क्योंकि वह एक प्रक्रिया है, इसलिए अनंतिम होती है। उसमें हमेशा सुधार की संभावना बनी होती है, सुधार की गुंजाइश होती है। मेरे द्वारा किया गया किसी विषय का पल्लवन
आज जो है 4 दिन बाद उसी विषय पर किया गया पल्लवन के शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। उसी पल्लवन को यदि मैं 1 साल बाद करूँगा तो वो पल्लवन कुछ अलग होगा, क्योंकि तब तक की मेरी अध्ययनशीलता, तब तक की मेरी ज्ञान की विशेषता आदि में परिवर्तन आ जाएगा। तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार पल्लवन में परिवर्तन होता है, इसलिए वह उत्पाद या रिजल्ट नहीं है, अंतिम नहीं है, इसलिए वह प्रक्रिया है। तो पल्लवन की पहली विशेषता है प्रक्रिया, कि पल्लवन एक प्रक्रिया है। दूसरा कि पल्लवन की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया उसके मूल विषय को, मूल पाठ को कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद प्रारंभ की जानी चाहिए। 3 बार इसलिए, पहली बार जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझ पाते हैं। दूसरी बार जब हम उसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तब उस विषय से संबंधित हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। तीसरी बार यदि हम उसी विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो उससे संबंधित हमारे जो विचार थे वे एक निश्चित दिशा और निश्चित आकार की ओर गति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब हम उस मूल कथन या मूल विषय को 3 बार पढ़ेंगे जिसका पल्लवन किया जाना है, तो हमको अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अधिक सामग्री प्राप्त हो सकेगी। पल्लवन की तीसरी विशेषता कि जिस तरह से किसी खेत में किसी गाय को एक खूंटे से बांधकर छोड़ दिया जाता है, तब वह अपना चारा खाते हुए, भोजन खाते हुए चारों दिशाओं में घूमती है तो एक वृत्त बन जाता है और उसके केंद्र में वह खूंटा होता है जहां वह गाय अपना भोजन कर रही थी। उसी तरह से पल्लवन की प्रक्रिया में जो मूल विषय है उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। वह खूंटा है जिस खूंटे से आपके सारे विचार बंधे होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको पल्लवन के लिए एक विषय दिया जाएगा कि देश प्रेम, तो आपकी सारी बातें, आपके सारे विचार देश प्रेम से संबंधित होंगे। भले ही वे विचार साफ सफाई करते हुए, स्वच्छता अभियान को करते हुए देश प्रेम दिखाना हो, या अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त करके देश प्रेम दिखाना हो, या कभी किसी युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए देश के लिए बलिदान हो जाने के कारण देश प्रेम दिखाना हो, लेकिन आपकी धुरी देश प्रेम होगी। उसी तरह से किसी विषय का जो पल्लवन होता है उस पल्लवन का मूल विषय केंद्र में होना चाहिए, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शब्द बदल सकते हैं लेकिन भाव वही रहेगा। पल्लवन की चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता जिसमें कहा गया है कि पल्लवन का मूल विषय ऐसा होता है जिसमें समान विचारों को, एक ही तरह के विचारों को उदाहरण के साथ, किन्हीं प्रमाणों के साथ और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपसे पल्लवन के लिए एक विषय दिया गया कि आपको अपने पसंदीदा खेल पर दिए गए मूल पाठ का पल्लवन करना है, खेल का नाम निश्चित नहीं है, तो आप पल्लवन करते समय क्रिकेट का उदाहरण दे सकते हैं, उसी पल्लवन में हॉकी का उदाहरण दे सकते हैं, बास्केटबॉल का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि खेल का नाम हमने निश्चित नहीं किया है। तो आप पल्लवन करते समय स्वतंत्र हैं, आपका विचार खेल का होगा जो कि केंद्रीय भाव है, जो आपकी तीसरी विशेषता थी